हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे मृदा के बारे में और विशेष रूप से भारत की मृदा के बारे में। मृदा आखिर होती क्या है? मृदा, या जिसे हम कॉमन भाषा में मिट्टी कहते हैं, वो भूमि की सतह के ऊपर एक पतली परत होती है जो कि असंगठित दानेदार कणों से बनी हुई होती है। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के क्षरण से बनती है, उनके टूटने से बनती है। मृदा एक जीवित सिस्टम है, उसमें जीवन होता है। जैसे कि मानव का विकास होता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और अंत में वो मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार मृदा भी एक जीवित सिस्टम है। मृदा का विकास होता है, उसका क्षरण होता है और अंत में मृदा खत्म हो जाती है और ये साइकिल चलता रहता है। तो मृदा से रिलेटेड एग्जाम के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट ध्यान में होने चाहिए कि मृदा आखिर होती क्या है? मृदा भू सतह पर असंगठित दानेदार कणों की एक पतली परत होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन है जो कि बहुत मूल्यवान होता है। यह एक जीवित तंत्र है, मतलब मृदा का भी विकास होता है, फिर मृदा का क्षरण होता है और अंत में मृदा का निम्नीकरण होकर मृदा खत्म हो जाती है और यह साइकिल चलती रहती है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? यह विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और खनिजों के अवशेषों से बनती है, उनके विघटन से बनती है। मृदा में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वनस्पति को पोषण दे सकती है और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है उर्वरता। मृदा से रिलेटेड एक टेक्निकल चीज है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम है सॉइल होरिजन और जिसे हिंदी में कहा जाता है मृदा संस्तर। मृदा के अलग अलग स्तर होते हैं, उसकी सबसे ऊपरी सतह से लेकर सबसे निचली सतह तक, और इन्हीं को कहा जाता है मृदा संस्तर। ये सारे स्तर एक दूसरे से भौतिक और रासायनिक रूप से अलग अलग होते हैं। इन अलग अलग पार्ट्स को, इन अलग अलग स्तर को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला क संस्तर, फिर ख, फिर ग और अंत में घ संस्तर होता है। और ये जो घ संस्तर होता है वो मृदा की मूल चट्टान से बनता है, या यूं कहो कि मृदा की जनक चट्टान ही होता है घ संस्तर। अब ये जो मृदा बनी है, इसके बनाने में 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का योगदान होता है, 5 महत्वपूर्ण कारकों का योगदान होता है जो कि मृदा को बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। कौन कौन से हैं ये 5 मुख्य कारक? एक है मूल पदार्थ, दूसरा है उच्चावच, तीसरा है जलवायु, चौथा है जैविक क्रियाएं और पांचवा है समय। इन 5 कारकों को एक एक करके समझते हैं। पहला है मूल पदार्थ। मूल पदार्थ मतलब कि जिससे मृदा बनी है। मूल पदार्थ या जनक चट्टान जैसी होगी, मृदा भी वैसी ही होगी। जैसे कि आप जानते हो कि दक्षिण भारत में काली मिट्टी ज्यादा मिलती है। इसका कारण है कि बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से या बसाल्टिक चट्टानों के टूटने से काली मृदा का निर्माण हुआ है। तो जिस स्थान पर जैसी चट्टान होगी वहां पर वैसी ही मृदा बनेगी। दूसरा कारण है उच्चावच या यूं कहे भू आकृति। अगर पहाड़ी क्षेत्र होगा तो वहां पर ढलान के कारण मिट्टी इतनी गहरी नहीं होगी, बल्कि मिट्टी एकदम पतली होगी। वहीं जो मैदानी क्षेत्र है जहां पर ढाल एकदम जीरो है, वहां मिट्टी बहुत गहरी होगी, मिट्टी बहुत मोटी होगी। तो उच्चावच का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है मृदा के निर्माण पे। तीसरा है जलवायु। जिन क्षेत्रों में तापमान ज्यादा होगा और बारिश कम होगी, वहां की मिट्टी सूखी होगी और रेतीली मिट्टी होगी। वहीं जिन क्षेत्रों में तापमान कम और वर्षा या नमी ज्यादा होगी, वहां की मिट्टी थोड़ी गीली होगी। चौथा कारण है जैविक क्रियाएं। जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे और जीव जंतु ज्यादा होंगे, वहां की मिट्टी में जैविक पदार्थ ज्यादा मिलेंगे और वो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगी। वहीं
जिन क्षेत्रों में वनस्पति कम और जीव जंतुओं की एक्टिविटी कम होगी वहां की मिट्टी कम उपजाऊ होगी, उनमें जैविक पदार्थ कम होगा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है समय। समय के साथ साथ मृदा में ये जैविक क्रियाएं बढ़ने लगती है और जलवायु का इफेक्ट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो समय जितना ज्यादा होगा मृदा भी उतनी ज्यादा परिपक्व होती जाएगी। तो ये 5 मुख्य कारण है जो कि मृदा को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कौन कौन से हैं 5 कारण? मूल पदार्थ, उच्चावच, जलवायु, जैविक क्रियाएं और समय। अब हम आते हैं भारत की मृदाओं पर। भारत की मृदाओं को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा भारत की मिट्टी को 8 भागों में? ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए कि भारत की मृदा को किस संस्था ने 8 भागों में बांटा है, तो नाम होगा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है भारत की? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट, शुष्क, लवणीय या क्षारीय, पीटमय और वन मिट्टी। इन 8 मिट्टियों को हमें डिटेल में देखना है। इन 8 मिट्टियों से रिलेटेड हमें मुख्यतः 3 बातें करनी है। एक तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, और सबसे जरूरी बात यह कि यह भारत के कौन से भाग में पाई जाती है। तो शुरू करते हैं एक एक करके 8 मिट्टियों के बारे में देखना। सबसे पहले आती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों के जलों के साथ आई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और यह मुख्यतः भारत के उत्तरी क्षेत्रों में मिलती है जहां पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां अपने साथ बहुत ज्यादा मिट्टी लाती है। तो जलोढ़ मिट्टी की उत्पत्ति कैसे होती है? हिमालय से निकलने वाली बड़ी नदियों जिसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र आती है तथा उनकी सहायक नदियां आती है, उन नदियों के द्वारा लाई गई काप मिट्टी से बनती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की मुख्य विशेषताएं क्या है? जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक तो खादर और एक होती है बांगर। इन दोनों में अंतर क्या है? नदियों के जस्ट पास वाला क्षेत्र जहां पर नदियां हर साल नई नई मिट्टी इकट्ठी करती रहती है, उसी नई मिट्टी को कहते हैं खादर मिट्टी। खादर मिट्टी नदी के नजदीक होती है और यह ज्यादा उपजाऊ होती है। वहीं बांगर मिट्टी नदी से दूर क्षेत्र में होती है जो कि खादर की अपेक्षा थोड़ी पुरानी और कम उपजाऊ होती है। यह खादर से कम उपजाऊ होती है। इस जलोढ़ मिट्टी में कुछ चीजों की मात्रा अच्छी तौर पे पाई जाती है और कुछ चीजों की कमी होती है। कौन कौन सी चीजें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? पोटास, फास्फोरस, चूना और जैविक पदार्थ। वहीं कमी होती है नाइट्रोजन की और ह्यूमस की। ये जो चीजें हैं कि किन चीजों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और किन चीजों की मात्रा कम पाई जाती है, ये हर मिट्टी में हमें ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन हमें इसे एग्जाम के लिए याद नहीं रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट हो जाएंगे। तो आप सिर्फ जलोढ़ मिट्टी के बारे में यह चीज याद रखें, बाकी 7 मिट्टियों के बारे में हमें यह चीज नहीं दिखती है। तो जलोढ़ मिट्टी में ज्यादा क्या पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस, चूना और जैविक पदार्थ। कमी किस चीज की होती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस की। जलोढ़ मिट्टी मिलती कहां पर है? हमने बात की थी कि जहां पर नदियां चलेंगी वहां पर मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो भारत के उत्तर के विशाल मैदान में यह वाला जो क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी से बना है, यहां पर बहुत ज्यादा जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान ये वाला क्षेत्र, पूर्व में जो तट के किनारे वाला मैदान है, यहां पर जलोढ़ मिट्टी मिलेगी क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां, चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, सब यहीं से होके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहां पर जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तीसरा क्षेत्र है आपका
ये राजस्थान के बीच में से होते हुए ये गुजरात का तटीय वाला क्षेत्र, यहां पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है और नदियों की घाटियों और डेल्टाई क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैली है, लगभग 40% एरिया पर जलोढ़ मिट्टी है। मतलब बाकी सारी मिट्टियों में से भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। दूसरी मिट्टी पर आते हैं जिसका नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी के कुछ और नाम भी है, जैसे कि लावा मिट्टी, काली कपास मिट्टी और रेगुर मिट्टी। इसे लावा मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी के फूटने से जो बेसाल्टिक लावा पदार्थ आए हैं उनके अपरदन से या उनके विखंडन से बनी है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली कपास मिट्टी क्यों कहते हैं? एक तो इसका कलर काला है और यह कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसमें जल धारा क्षमता अधिक होती है, यह बहुत ज्यादा पानी को धारण कर सकती है। प्लस इसकी एक विशेष प्रॉपर्टी है स्वतः जुताई, मतलब कि जब काली मिट्टी में पानी आ जाता है तब वो फैल जाती है और जब पानी इसके अंदर से चला जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगी। तो इस फैलने और सिकुड़ने के कारण इसमें दरारें दिखाई देती है, जिसे ही हम कहते हैं स्वतः जुताई। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए कि स्वतः जुताई किस मिट्टी से जुड़ी विशेषता है, तो जवाब होगा काली मिट्टी। क्वेश्चन आया कि काली मिट्टी बनती कैसे है, तो ज्वालामुखी के विस्फोट से जो बेसाल्टिक लावा पदार्थ बना है और उसके विखंडन से काली मिट्टी बनती है। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अच्छा, काली मिट्टी पाई कहां जाएगी? चूंकि अपना जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो दक्षिणी भारत है, वो ज्वालामुखी के विस्फोट से बेसाल्टिक लावा पदार्थों से बना है, तो वहीं पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाएगी। तो दक्कन ट्रैप के उत्तरी भागों में, दक्कन ट्रैप मतलब जो दक्कन का पठार है जो कि दक्षिणी भारत में पाया जाता है मुख्य रूप से, वहां पर काली मिट्टी बहुत ज्यादा मिलेगी, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों में काली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है और सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। इस मैप में आप देख सकते हो, ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर काली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है और मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये थी काली मिट्टी। तीसरी मिट्टी देखते हैं जिसका नाम है लाल और पीली मिट्टी। इसका नाम पड़ा है इसके कलर की वजह से, क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड होते हैं, इसका कलर इसलिए लाल होता है और जब इस लाल कलर में पानी चला जाता है तो इसका कलर पीला होने लगता है। तो लाल कलर क्यों है इसका? लोहे के ऑक्साइड के कारण। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? ये आग्नेय चट्टानों के विघटन से बनती है। आग्नेय चट्टान कैसी होती है? जो कि ज्वालामुखी विस्फोट में जो नया नया लावा होता है उसके जमने से आग्नेय चट्टान बनती है और इन आग्नेय चट्टानों के विखंडन से ये लाल पीली मिट्टी बनती है। इसका रंग हमने देख लिया है, लाल क्यों होता है? लोहे के ऑक्साइड के कारण। और पीला क्यों होता है? जब इसमें पानी आ जाता है, जल समायोजित हो जाता है, तब इसका कलर पीला होने लगता है। ये लाल पीली मिट्टी जब शुष्क और ऊंचे मैदानों में पाई जाती है तो वो अनुपजाऊ होती है और इसकी प्रकृति जो है वो क्षारीय नहीं है बल्कि अम्लीय प्रकृति है। पीएच इसका 7 से कम है। हालांकि ये बात आपको याद नहीं रखनी है, इतना ही याद रखना है कि लाल पीली मिट्टी जो है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। ये किन क्षेत्रों में मिलती है? ये मुख्यतया प्रायद्वीपीय भारत में, दक्षिण भारत में ज्यादा मिलेगी और उसमें भी विशेष रूप से मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर पठार और मेघालय वाले क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मिलेगी। ये प्रायद्वीपीय पठार का ये वाले हिस्से में ये आपको लाल पीली मिट्टी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा, ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश, आपका छोटा नागपुर पठार जो कि मध्य भारत में है और मेघालय के पठार में ये लाल पीली मिट्टी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। चौथी है आपकी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कहां बनती है? जहां पर तापमान भी ज्यादा होगा और जहां पर वर्षा भी बहुत ज्यादा होगी,
उन क्षेत्रों में ये लैटेराइट मिट्टी बनेगी। तापमान और वर्षा की ये जो कार्मिक परिवर्तन होता है उन क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी ज्यादा बनेगी। इसका कलर भी लाल होता है, ये उर्वरक कम होती है, मतलब इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। इसका मेन उपयोग जो है वो ईंटें बनाने में यूज आता है। और अगर फसलों की बात की जाए तो ये चाय और इलायची की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस लैटेराइट मिट्टी में काजू की फसल बहुत ज्यादा होती है। ये किन क्षेत्रों में मिलेगी? ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में बहुत ज्यादा मिलती है, प्लस मध्य भारत में राजमहल की पहाड़ियों में ज्यादा मिलेगी। मध्य भारत में राजमहल की पहाड़ियों में ये ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा पश्चिमी घाट, चूंकि यहां पे बारिश भी ज्यादा होती है और तापमान भी ठीक ठाक रहता है, इसके अलावा पूर्वी घाट में भी ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मिट्टी है अपनी शुष्क मिट्टी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सूखापन होगा, ये सूखी मिट्टी होगी। यानी कि जिन क्षेत्रों में बरसात कम है और तापमान ज्यादा है उन क्षेत्रों में ये मिट्टी बहुत ज्यादा मिलेगी। इसका रंग जो है वो लाल से लेकर किशमिशी भूरा रंग तक इसका कलर देखने को मिलेगा। इसमें नमी कम होगी और नमी कम होने से चूंकि वनस्पति कम होगी तो वनस्पति कम होने के कारण ह्यूमस भी कम होगा और अल्टीमेटली ये कम उपजाऊ या जिसे हम अनुर्वर कहते हैं वो मिट्टी ये होगी। इस मिट्टी में सूखापन होने के कारण नीचे की ओर, इस मिट्टी के नीचे की ओर चूना ज्यादा होता है, तो वो चूना धीरे धीरे कंकड़ की परत में बनने लगता है, कंकड़ की परत में चेंज होने लगता है। तो जब आप इसमें सिंचाई के लिए पानी डालोगे तो वो कंकड़ उस पानी को नीचे नहीं जाने देगा, इसलिए उसमें जब सेकेंड टाइम सिंचाई का पानी डालोगे तो उस मिट्टी को नमी बहुत जल्दी ही मिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि उस कंकड़ पत्थर के परत की वजह से पानी नीचे नहीं जा रहा है। ये कौन से क्षेत्रों में मिलेगी? ये भारत के सूखे क्षेत्रों में, विशेष तौर पर ये पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां पर तापमान बहुत ज्यादा है और नमी या बारिश बहुत कम है। नेक्स्ट मिट्टी है अपनी लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें लवण ज्यादा होता है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी बनने के अलग अलग कारण देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका गुजरात के जो कच्छ का रण क्षेत्र है, जहां पर नमक का एक तरह से रेगिस्तान देखने को मिलेगा, वहां पर नमक की जो मुख्य मात्रा आती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ आता है। यदि हम डेल्टा क्षेत्रों की बात करें, डेल्टा क्षेत्र कौन से होते हैं? जहां पर नदी समुद्र में गिरने से पहले दलदली क्षेत्र बनाती है, वो डेल्टा प्रदेश कहलाता है। तो डेल्टा प्रदेश में समुद्र का पानी आ जाने की वजह से वहां पर लवणीय मिट्टी देखने को मिलेगी। प्लस कुछ सूखे क्षेत्र है जहां पर तापमान ज्यादा है, प्लस अगर आपने अंधाधुंध सिंचाई की, बहुत ज्यादा सिंचाई की, तो तापमान ज्यादा होने की वजह से कैपिलरी एक्शन यानी कि जमीन के नीचे से पानी सतह पर आना, उसकी वजह से जमीन के नीचे के लवणीय पदार्थ भूमि की सतह पर आने लगते हैं, तो उससे लवणीय मिट्टी बनने लगती है। तो लवणीय मिट्टी भारत में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगी और इनके कारण भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने बात की कि कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बहुत ज्यादा लवणता आ जाती है, इसलिए वहां पे लवणीय मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। डेल्टा क्षेत्रों में समुद्री जल के भराव के कारण लवणीय मिट्टी देखने को मिलती है। वहीं शुष्क जलवायु क्षेत्र में, जहां पर बारिश ज्यादा नहीं होती है, नमी ज्यादा नहीं होती है, अगर उन क्षेत्रों में आपने सिंचाई ज्यादा की या जल भराव ज्यादा हुआ वहां पर, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से भूमि के नीचे से लवण सतह पर आने लगते हैं और वहां पर लवणीय मिट्टी बनने लगती है।
ऐसा जो क्षेत्र है जहां पर सिंचाई अधिक हुई है और शुष्क जलवायु के कारण ये लवणीय मिट्टी बनने लगी है, वो है पंजाब हरियाणा, जहां पर हरित क्रांति ज्यादा हुई थी, सिंचाई ज्यादा हुई थी। तो ये लवणीय मिट्टी हमने देख लिया कि कहां कहां पाई जाती है। ये पश्चिमी गुजरात में यानी कच्छ के रण में, पूर्वी तट का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, ये पूर्वी तट का डेल्टा वाला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र है, ये पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र है जहां पर समुद्र का पानी आ जाता है। इन सब क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो लवण प्रभावी क्षेत्र है, जहां पर लवण बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, वो है गुजरात। ये जो लवणीय मिट्टी है, आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये एक अनुपजाऊ मिट्टी है। तो इसके अनुपजाऊपन को या लवणीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लवणीय मिट्टी का क्या हल है, तो आपका जवाब होगा जिप्सम। जिप्सम का यूज किया जाता है लवणीयता के निपटान के लिए। अपनी नेक्स्ट मिट्टी है पीटमय मिट्टी। पीटमय मिट्टी की उत्पत्ति कैसे होती है? जहां पर आर्द्रता ज्यादा है, जहां वर्षा ज्यादा है और जिन क्षेत्रों में वनस्पति ज्यादा है, उन क्षेत्रों में यह पीटमय मिट्टी बनती है। इसका रंग, चूंकि वनस्पति की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए काला होता है और इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा करीब 40 से 50% होती है। मतलब इसमें 50% से ज्यादा तो जैव पदार्थ होते हैं और जैव पदार्थ ज्यादा होने की वजह से यह मिट्टी क्षारीय होती है। कहां कहां मिलेगी ये उत्तरी बिहार वाले क्षेत्र में, उत्तरी बिहार में, दक्षिणी उत्तराखंड जहां पर वनस्पति बहुत ज्यादा है, पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा उड़ीसा और तमिलनाडु में भी ये पीटमय मिट्टी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं अपनी 8वीं और लास्ट मिट्टी, जो कि है वन मिट्टी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। उन वन्य क्षेत्रों में ये वन मिट्टी मिलती है जहां पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है और इसमें वनों की जो जैविक पदार्थ है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके ऊपरी भाग में इसका रंग काला होता है और निचले भागों में इसका रंग धूसर भूरा या धूसर लाल होता है। चूंकि वनस्पति क्षेत्र में, वन्य क्षेत्रों में बनती है, तो यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह मिट्टी मिलेगी कहां कहां पर? यह हिमालय के वन क्षेत्रों में, हिमालय के वन क्षेत्रों में जहां अत्यधिक वनस्पति पाई जाती है, प्लस दक्षिण तथा पूर्व भारत के वन्य क्षेत्रों में। एक तो हिमालय के क्षेत्र में, एक पूर्व भारत में, उत्तर पूर्व भारत में जहां पे वन ज्यादा है, साथ ही दक्षिण भारत में जहां भी आपको ठीक ठाक वन देखने को मिलेंगे, वहां पर यह वन मिट्टी देखने को मिलेगी। तो यह था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बांटी गई भारत की 8 मिट्टियां। तो इन 8 मिट्टियों के बारे में हमें क्या क्या चीजें ध्यान होनी चाहिए? एक तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी विशेषताएं क्या क्या है और ये भारत के किन क्षेत्रों में मुख्यतया पाई जाती है। अब मिट्टियों के बाद हम देख लेते हैं कि भारत में मिट्टियों से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं। मिट्टियों से जुड़ी समस्या से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मुख्यतया हमें 3 समस्याओं के बारे में समझना है। पहली है मृदा अपरदन, दूसरी है लवणीयता व क्षारीयता और तीसरी है मरुस्थलीकरण। इसमें हमें सबसे ज्यादा डिटेल में देखना है मृदा अपरदन को। तो देखते हैं एक एक करके एक एक समस्या। पहला है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत, उसका कटाव होके उसका बहाव हो जाना। चाहे ये कटाव हवा के कारण हो या चाहे ये कटाव जल के कारण हो, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मतलब ये नेचुरली होती ही होती है, लेकिन कुछ अन्य प्राकृतिक कारणों के कारण, साथ ही मानवीय कारणों के कारण या कृत्रिम कारणों के कारण ये मृदा अपरदन की दर बहुत ज्यादा बढ़ती है, जो कि मानव के लिए, पशु पक्षियों के लिए और वनस्पतियों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करने लग रही है। तो मृदा अपरदन होता क्या है?
मृदा की मिट्टी की ऊपरी परत का कटना और उसका बह जाना। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब नेचुरली ये होता ही होता है, लेकिन अन्य प्राकृतिक कारणों की वजह से और मानवीय व कृत्रिम कारणों की वजह से मृदा अपरदन की दर बढ़ जाती है, जिस वजह से कई अन्य प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण मृदा अपरदन की दर बढ़ जाती है? एक तो है तेज और मूसलाधार बारिश, दूसरा है तेज हवा और तीसरा है भूमि का तेज ढाल। यदि ढाल ज्यादा होगा तो हल्की हवा और हल्की जल के कारण भी मृदा का अपरदन होने लगेगा। और कृत्रिम कारणों में देखा जाए तो एक तो है वनों की कटाई, चूंकि पेड़ और वन मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। यदि हम इन वनों को और पेड़ों को काट डालेंगे तो ये पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी और मिट्टी का कटाव या मिट्टी का अपरदन बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। दूसरा कृत्रिम कारण है, मानवीय कारण है अतिचारण। जब मनुष्य पशुओं को बहुत ज्यादा चराने लगता है तो घास की कमी होने लगती है, मिट्टी पे पकड़ कम होने लगती है और मिट्टी का कटाव बढ़ने लगता है। तीसरा है खेती के अवैज्ञानिक और दोषपूर्ण तरीके, जिसमें आता है झूम खेती। झूम खेती मतलब कि पहाड़ी क्षेत्रों में, कुछ जनजातीय क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि वनस्पति और पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और फिर उस खाली जमीन पर खेती की जाती है। 2-3 साल बाद जब उस जमीन का उपजाऊपन कम होने लगता है तब उस जमीन को छोड़कर फिर नई जमीन की तलाश में निकला जाता है और वहां पर भी जो वनस्पति और पेड़ पौधे होते हैं उसको काट के ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो चूंकि झूम खेती में वनस्पति को काट के जला दिया जाता है तो ये भूमि पर वनस्पति की पकड़ को कम करता है और भूमि का, मृदा का अपरदन बढ़ा देता है। एक है फसल चक्र नहीं अपनाना। एक ही तरह की फसल लगाते रहने से भूमि का उपजाऊपन कम होने लगता है और उसका अपरदन बढ़ने लगता है। यानी कि एक ही फसल लगाते रहने से मृदा अपरदन बढ़ता है। एक है गलत तरीके से जुताई करना। यह सब कारण है किस चीज से? मृदा अपरदन को बढ़ाने के ये कारण है। इसके अलावा ढांचागत कार्य, यानी कि सड़क का, बिल्डिंग का, पुल का निर्माण करने के लिए जब पहाड़ों को काटा जाता है तब भी मृदा अपरदन की दर बढ़ने लगती है। अब इस मृदा अपरदन के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? एक तो मिट्टी की उपजाऊपन या उर्वरता कम होने लगती है और कृषि की उत्पादकता में भी कमी होती है, क्योंकि जो मृदा की ऊपरी परत होती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि में कमी आ जाएगी, मिट्टी की आर्द्रता और भूमि जल स्तर में कमी होने लगेगी, साथ ही वनस्पति सूखने लगेगी और मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार होने लगेगा। इस मृदा अपरदन को आप 2 तरीकों से देख सकते हो कि ये किन किन कारणों से होती है। पहला है पवन अपरदन। हवाओं के द्वारा यदि मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का अपरदन होता है तो उसे पवन अपरदन कहते हैं। यह पवन अपरदन किन क्षेत्रों में ज्यादा होगा? जिन क्षेत्रों में जलवायु शुष्क या अर्ध शुष्क होगी उन क्षेत्रों में पवन अपरदन ज्यादा होगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। इन क्षेत्रों में, भारत के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्रों में जहां पर जलवायु शुष्क है वहां पर पवन अपरदन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा है जल अपरदन। यदि मिट्टी का कटाव बहते जल के कारण हो रहा है तो उसे कहेंगे जल अपरदन। ये किन क्षेत्रों में ज्यादा होता होगा? ये जहां पर ढलान ज्यादा है, जैसे कि मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में, या फिर जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, भारी वर्षा हो रही है, उन क्षेत्रों में जल अपरदन ज्यादा होगा। अगर भारत में देखा जाए कि पवन अपरदन ज्यादा होता है या जल अपरदन ज्यादा होता है तो भारत में जल अपरदन ज्यादा होता है। चंबल घाटी क्षेत्र, यानी कि चंबल जिन क्षेत्रों से होकर बहती है और उसमें भी मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र, उसमें जल अपरदन इतना ज्यादा हो गया है कि वहां पर बहुत बड़े बड़े खड्डे होने लगे हैं और उन खड्डों वाली भूमि को खंड भूमि या उत्खाद भूमि कहते हैं। तो ये खंड भूमि और उत्खाद भूमि किस क्षेत्र से रिलेटेड है?
चंबल घाटी क्षेत्र से रिलेटेड है और चंबल घाटी क्षेत्र में ये किस अपर्दन का उदाहरण है? ये जल अपर्दन का उदाहरण है। अगर मृदा अपर्दन देखा जाए कि किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। वहां पर पवन अपर्दन और जल अपर्दन दोनों ही होता है। मिट्टी की जो दूसरी समस्या है वो है लवणीयता व क्षारीयता, यानी कि मिट्टी में नमक पाया जाना। नमक कैसे पाया जाता है? अभी हमने देखा था कि जब सूखे क्षेत्र में जहां पर बारिश तो है कम और तापमान ज्यादा होने की वजह से वाष्पीकरण है ज्यादा, तो वहां पर कैपिलरी एक्शन होगा, या जिसे हिंदी में कहा जाता है केशिका होगा। इस कैपिलरी एक्शन की वजह से धरती के अंदर में जो लवण होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सोडियम, कैल्शियम आदि होते हैं, वो धरती पर आने लगते हैं, जिस वजह से धरती पर नमक या लवण की मात्रा बढ़ने लगती है और उस क्षेत्र में लवणीय व क्षारीय मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तीसरी प्रॉब्लम है मरुस्थलीकरण। एक तो वनों के बहुत ज्यादा कटाव के कारण, साथ ही अनियंत्रित पशुचारण के कारण, अत्यधिक मिट्टी के अपर्दन के कारण और भूमि के अंदर जो जल होता है उस जल स्तर में कमी के कारण मृदा में नमी और जैविक पदार्थों की कमी होने लगती है और भूजल स्तर का फिर धीरे धीरे अभाव होने लगता है। इस वजह से उस क्षेत्र में वनस्पति एकदम कम होती है, साथ ही वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता भी कम होने लगती है। तो इन क्षेत्रों को कहा जाता है मरुस्थल। जिन क्षेत्रों में वनस्पति कम हो या उस क्षेत्र की यदि वनस्पति पैदा करने की क्षमता ही कम होने लगे तो उस क्षेत्र को कहा जाता है मरुस्थल। तो ये मरुस्थलीकरण की प्रॉब्लम भी अभी भारत में बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये तीन प्रॉब्लम जो बड़ी प्रॉब्लम है मृदा से जुड़ी हुई। अब मृदा को संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो वनस्पति के लिए हो, चाहे वो जीव जंतुओं के लिए हो और अल्टीमेटली चाहे वो मानव के लिए हो। अब मृदा संरक्षण का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वृक्षारोपण। वृक्ष बहुत ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए ताकि वृक्ष मिट्टी को पकड़ के रख सके और मृदा का क्षरण होने से, मृदा का अपर्दन होने से, मरुस्थलीकरण होने से बचाया जा सके। दूसरा है वैज्ञानिक कृषि पद्धति। कृषि करने के तरीके वैज्ञानिक तरीकों जिसमें मल्चिंग की जाए। मल्चिंग मतलब कि पौधों के आसपास वनस्पतियों को, पत्तों को बिछाया जाए या फिर प्लास्टिक के ये पन्ने लगाए जाए, प्लास्टिक लगाया जाए ताकि मिट्टी में नमी बरकरार रहे, साथ ही जल या पवन की वजह से इनका अपर्दन न हो। इसे ही कहा जाता है मल्चिंग। दूसरा है फसल चक्र। एक ही फसल न लगाएं बल्कि अलग अलग प्रकार की फसलों को एक जमीन पर लगाएं ताकि मिट्टी की उपजाऊपन बरकरार रहे और मिट्टी का क्षरण, मिट्टी खराब ना हो। तीसरा है झूम खेती पर रोक। हमने अभी देखा वनस्पतियों को काट कर उनको जलाकर फिर वहां पर खेती की जाती है और 2-3 सालों में उस क्षेत्र को छोड़कर नई भूमि की तलाश की जाती है। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है, इस तरह की जो पद्धतियां हैं, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, कम होनी चाहिए ताकि भूमि का, मिट्टी का क्षरण न हो। चौथा है सीढ़ीदार खेती। पर्वतीय क्षेत्र में जहां पर ढलान ज्यादा होता है वहां पर चूंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा होता है तो वो बहुत सारी मिट्टी अपने साथ बहाकर लेके जाता है। तो उन क्षेत्रों में सीढ़ियानुमा खेती की जाए ताकि पानी का बहाव कम हो, साथ ही पानी को ठहरने के लिए जगह मिल जाए ताकि भूजल स्तर में भी वृद्धि होने लगे। साथ ही अतिचारण पर रोक करना भी बहुत जरूरी है। अतिचारण मतलब पशुओं द्वारा घास खाने के लिए बहुत ज्यादा चारण करना। तो ये अतिचारण पर नियंत्रण करके भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। तो ये थी मृदा से जुड़ी हुई वो सारी बातें जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।